नमस्कार, मैं जितेश अनेजा और स्वागत आप सभी का दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक नरेंद्र सिंह, जिन्होंने भारत को बेरोजगार मुक्त बनाने की शुरुआत है वो कर दी है और हर तरह के प्रयास ये करते आ रहे हैं जिससे भारत बेरोजगार मुक्त बने। इनसे हमने आखिरी जब मुलाकात की थी तब इन्होंने रोज़गार देने की बात कही थी और वो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंची और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस पर एक्शन किया। कोरोना काल के बाद जहां 5 महीने से हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, जिसके चलते देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो ज़्यादा खड़ी हो चुकी है, उसी समस्या को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पोर्टल की एक ऐप निकाला, जिस ऐप में रोज़गार देने वाला और रोज़गार पाने वाला दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसी सिलसिले में हम खास बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, आखिरी मुलाकात में हमने रोज़गार की बात की थी, जिसमें आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसके अंदर रोज़गार देने वाला रोज़गार पाने वाला भी है। तो कितना ठीक मानते हैं इसको आप? जी जितेश जी, पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने कही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिख रहा हूँ जी, और यही वो पत्र है जो मैंने आज से ठीक 3 महीना पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखा था जी। और इस पत्र में मैंने मिशन बेरोजगार मुक्त भारत के अंतर्गत दिल्ली के अंदर जो मिशन बेरोजगार मुक्त भारत को लागू करने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें से पहला सुझाव है कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर में एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का गठन करे या फिर ऐसे जॉब पोर्टल का गठन करे जहां पे युवा जो रोज़गार की तलाश में घूमते हैं वहां पे उनको रोज़गार मिल सके और वहां पे साथ में साथ कंपनी जो इनके पास रोज़गार है वो वहां पे लिस्टिंग कर सके और एलिजिबिलिटी के हिसाब से कैंडिडेट हायर कर सके और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसे लागू किया रोज़गार बाजार के नाम से, जिसके लिए हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स जो ऐसी थी जो रह गई, जो कि जैसे शिक्षा में जो समानता की बात है और काफ़ी सारे सुझाव थे जो कि रह गए हैं, उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही साथ ये पूरे भारत की ज़रूरत है, इस चीज़ को पूरे भारत में लागू करने की ज़रूरत है और इसके लिए अब अन्य मुख्यमंत्रियों को भी मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ जी। अभिषेक जी ने आपने देखा होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ऐप को लॉन्च किया बेरोजगार रोजगार के नाम से, तो उसके बाद से ही जो एप्लीकेशन है रोज़गार पाने वालों की वो बढ़ती चली जा रही है। आज हफ्ता होने वाला है इस बात को, जो रोज़गार पाने वाले हैं वो लंबी कतार में लगे हैं कि उनको रोज़गार मिले। आप ये देखिए कि 2 करोड़ आबादी है दिल्ली के अंदर, तब जाकर इतनी एप्लीकेशन भरी हुई है। अगर पूरे देश की हम बात करें तो कितने देश में बेरोजगार बैठे हैं? देश में बेरोजगारी कोरोना काल से पहले भी 45 वर्ष के सबसे हाईएस्ट स्तर पे थी। पिछले दिनों में हमने देखा है कि जिंद के अंदर पिछले 10 दिनों में 24 बेरोजगार युवकों ने आत्महत्या की। तो बेरोजगारी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जब मैं बेरोजगार मुक्त भारत की बात करता हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता था जब मैं इस तरह की जॉब पोर्टल की बात करता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसे अपना लिया है तो अन्य राज्य की सरकारें भी इसे अपनाएं, इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे। और ये बहुत बड़ी जीत है बेरोजगार मुक्त भारत की दिशा में, और ये जीत उन हज़ारों लाखों युवाओं को समर्पित है जो रोज़गार की तलाश में भटकते हैं, रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों से दिल्ली आते हैं। अभिषेक जी, एक सवाल करूँगा आपसे। हमारे देश में अन्य सरकारें कोई ना कोई योजना बनाती है, पर वो योजनाएं कितना लागू होती हैं सभी देशवासियों के लिए, वो कितना कैसे काम करती है, इसका अभी तक पता नहीं चलता। कई योजना ऐसी बनी हैं केंद्र सरकार द्वारा भी, राज्य की सरकार द्वारा भी, पर वो योजनाएं कैसे काम करती हैं या उन योजना का लाभ कैसे मिलता है वो जनता को नहीं पता अभी तक। देखिए, जनता को पहली बात तो ये है कि जागरूक रहने की ज़रूरत है जी। आज हम किसी भी मीडिया चैनल को देखें या बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को देखें, जो जनता के लिए जो चीज़ें आती हैं, जो पॉलिसीज़ आती हैं, वो कितनी देर मीडिया पे चलती है जी। इसको बदलना पड़ेगा। मीडिया में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लेके जो पॉलिसी जनता के लिए आती है उसको चलाना पड़ेगा। साथ में साथ न्यूज़पेपर्स ये सब पे एडवर्टाइजमेंट नहीं सर, जिस तरीके से आपने बोला न्यूज़ का काम है या मीडिया का काम है, मीडिया तो अपना रोल कर रहा है सर। जिस तरह जब चुनाव आते हैं देश की अन्य पार्टियां घर घर जाकर वोट मांगती है, तो क्या रोजगार देने के लिए घर नहीं जा सकती या वो जो योजना है उनको बताने के लिए घर नहीं जा सकती? जी बिल्कुल, एक एक नेताओं का, एक एक पार्टियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का ये जिम्मेदारी है, देश के प्रति उनका कर्तव्य है कि वो देश में जो भी इशूज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो जनता की जो ज़रूरतें हैं, उसको लेके वो जनता के प्रति वो समर्पित रहें, जनता के घर घर तक पहुँचें, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ में साथ मीडिया की भी जिम्मेदारी है, साथ में साथ अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाएं। जी, बेरोजगार मुक्त भारत, इसमें भारत का नाम आता है। अभी तो दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है, बाकी राज्यों का क्या? दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उसमें पत्र बहुत अच्छा साधन है और वैसे भी पत्र के माध्यम से ही बातचीत होती है। तो क्या लगता है जो आप पत्र लिखते हैं उसका जो जवाब है कब तक आ जाता है? देखिए, दिल्ली में पत्र का जवाब नहीं आया, लेकिन
बहुत ही बड़ी जीत हुई जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने इसे लागू कर दिया। और पूरा प्रारूप अगर आप देखेंगे रोजगार बाजार का, तो वही है जो मैंने पत्र में जिक्र किया है। तो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से भी यही उम्मीद होगी, क्योंकि अन्य राज्य में दिल्ली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है और हर राज्य से लोग आते हैं, बेरोजगार युवक आते हैं दिल्ली। तो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से और भी ज़्यादा अपेक्षा है कि वो अन्य राज्य में भी इसको लागू करें और जल्द से जल्द लागू करें। इसके लिए पत्र लिखूंगा। चलिए अभिषेक जी, आपसे मैं एक सवाल और करूँगा। कोरोना काल को लेकर भी काफ़ी समस्या का सामना देशवासियों को करना पड़ा था। उसमें जिस तरह जब कोरोना काल हुआ, तब दोनों सरकारें, राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार मिलकर काफ़ी बड़े बड़े ऐलान कर रही थी, गरीबों को राशन देने की बात हो रही थी। पर जब हमने गरीबों से बात की, एक सर्वे के अनुसार पता चला कि जितना राशन उनको मिलना चाहिए था उतना राशन उनको नहीं मिला। जी, जब मैं अभी घूम रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, दिल्ली में हर जगह घूम रहा हूँ, तो जनता तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं। और कोरोना के वक्त में जब जनता इतनी ज़्यादा लाचार है, परेशान है, बेबस है, उस समय में जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच रही हैं। चाहे आप पानी की बात कर लें, चाहे आप राशन की बात कर लें, चाहे आप रेहड़ी पटरी वालों के लाइसेंस की बात कर लें, चाहे आप उनके जो इर्द गिर्द जो परेशानियाँ हैं, जो अंधकार में वो जीते हैं, उसको लेके बिल्कुल भी जनता परेशान है। जनता खुद को मजबूर बेसहाय महसूस कर रही है कि वो जाए तो जाए कहाँ। ये समस्या कहाँ आ रही है? कहाँ ये आरोप प्रति आपकी राजनीति में जनता क्यों पिस रही है? हमेशा देखते हैं कि जनता कोई ना कोई, जब भी कोई देश पर गहरा संकट आता है उसमें जनता ही पिसती है, नेता क्यों नहीं पिसते? जी, नेता नहीं पिसते, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये जिस दिन नेता पिसने लग जाएंगे उस दिन शायद ये देश बदल जाए। लेकिन आज का जो 70 साल 73 साल का जो भारत का आज़ादी का इतिहास रहा है, उसमें यही दिक्कत है। और इसी के लिए जो युवा हिंद अधिकार शक्ति आई है, वो इसी चीज़ को बदलने आई। नहीं, कैसे मान लेते हैं युवा हिंद शक्ति भारत के देशवासियों के लिए काम करेगी? क्योंकि देश के लोग वोट भी देते हैं और चोट भी खाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी, जब कोई युवा सक्रिय रूप से राजनीति में आता है, तो राजनीति में आने का उद्देश्य उसका देश की सेवा रहती है। क्योंकि जब आप कोई आदमी अगर 50 साल के बाद राजनीति में आता है या 40 साल के बाद राजनीति में आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी निजी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना सक्षम बना लेता है। लेकिन जब एक युवा राजनीति में आता है तो उसके पीछे वो कैरियर छोड़ के आता है, अपना परिवार छोड़ के आता है, अपनी रोजगार छोड़ के आता है। तो कहीं ना कहीं वो जनता के लिए, जनता के प्रति काम करने के लिए ही राजनीति में आता है। जो बातें आपने बोली हैं, जो बातें आप युवा के लिए कर रहे हैं, इसको जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? जनता क्यों आप पे विश्वास करे? क्योंकि और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो आती है जनता के पास, वोट भी मांगती है, जनता से बड़े बड़े वादे भी करती है, पर आपकी पार्टी में ऐसा क्या है और वो क्यों आप पे विश्वास करे? विश्वास करने का सरल एकदम सीधा रास्ता है। जनता के बीच घूम रहा हूँ। कोरोना काल में हर जगह गया हूँ, लोगों को राशन पहुँचाया है। ना तो अभी कोई चुनाव है, ना तो अभी कोई चुनाव आने वाला है। हर जगह जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जो समस्या अपने स्तर पर समाधान करवा सकते हैं उसको करवा रहे हैं। जो समस्या विधायक से समाधान होगा उससे लड़ रहे हैं। और जनता के लिए जब आप लड़ेंगे तो जनता कहीं ना कहीं आप पर विश्वास करेगी। क्या आपके पास ऐसा आइडिया है, क्या ऐसी पॉलिसी है जिससे जनता की समस्या है वो जल्दी से जल्दी समाधान हो सके? देखिए, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए पहले उसकी समस्या को जानना पड़ेगा। जब मैं पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ, जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, राशन की दिक्कत है, कहीं तो लोगों को राशन कार्ड ही नहीं बना हुआ है, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। और ये समस्या ऐसी है जो विधायक स्तर पर, पार्षद स्तर पर समाधान किया जा सकता है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा जितेश जी कि लोगों को 1-1 किलोमीटर कूड़ा फेंकने के लिए जाना पड़ता है। और तब जब रोड पे लोग कूड़ा फेंकते हैं तो रोड पे कचरे हो जाते हैं, कचरे का अंबार लग जाता है। तो दिल्ली को हम साफ़ नहीं कर पाए हैं 73 सालों में, राजधानी को। हम पूरे देश को साफ़ करने की बात करते हैं, देश को स्वच्छ करने की बात करते हैं। तो क्या जनता की समस्या सुन के आप किसी पार्षद के पास या विधायक के पास गए कि इनकी ये समस्या है, इसको हल करवाइए? देखिए, जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं, पहले हम वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लिस्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद जो स्थानीय विधायक हैं या स्थानीय पार्षद हैं, जिनका भी वो संबंधित क्षेत्र है, उनसे हम बात करते हैं और उनको हम ये करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि विधायक और पार्षद सुनने को भी तैयार नहीं हैं। अपने क्षेत्र की जिनको जनता ने उन्हें बनाया है, वो उसे सुनने को भी तैयार नहीं है। जी नहीं, तो किस तरीके से आप सभी इन जो बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह जनता की समस्या है उसको हल करवाएंगे? चुनाव तो चलो अभी बात में है, अभी की मैं बात करूँ, जनता अभी परेशान है, अभी किस तरह वो अपनी समस्या का समाधान निकाले? देखिए, जनता की समस्या एक बार पता लग जाने के बाद हम विधायक से भी बात करते हैं, निगम पार्षद से भी बात करते हैं, चाहे संबंधित विभाग से भी बात करते हैं। कहीं पे पानी की समस्या है, दिल्ली जल बोर्ड से भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने काम नहीं किया, जो इनका रवैया जिस तरह से अगर वही कायम रहा, तो फिर जनता को, हम सड़क पे जनता को लेकर उतरेंगे और अधिकार के लिए लड़ेंगे। सीधा सॉल्यूशन है, जनतंत्र है ये। जिस तरह आप कह रहे हैं कि युवा इन शक्ति एक समाज में आने वाली देशवासियों के लिए, दिल्ली की, खासकर दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आने वाली है,
वो युवा शक्ति किस तरह दिल्ली में अपना विश्वास बनाएगी दिल्ली के लोगों के लिए? देखिए, दिल्ली में जब भी हम लोगों के समक्ष जाएंगे, लोगों की समस्या को सुन के उनका समाधान करवाएंगे, हमारी क्या प्लानिंग है हम उनको देंगे, सारा चीज़ उनको बताएंगे और उसके साथ साथ जो भी उनकी समस्या है उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं पिस चुकी है। दिल्ली की जनता ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं इसमें वो बुरी तरह से पिस चुकी है। आज लोगों के यहाँ ना पानी है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरे में लोग जीने को मजबूर हैं। तो जनता कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को, ऐसे पार्टी को ढूंढ रही है जो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकले और उनके लिए सड़क पे संघर्ष करे। चुनाव बाद की बात है, सड़क पे संघर्ष करने वाले लोगों को जनता ढूंढ रही है। अभी आपने देखा है बरसाती मौसम में जिस तरह राजनीति हुई, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि एमसीडी को मिलकर साथ देना चाहिए, एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार को मिलकर साथ देना चाहिए। अब यहाँ फिर जनता वही पिसने वाली बात आ गई। आपने देखा होगा झुग्गियाँ की भी काफ़ी, कई लोगों की मौत भी हो गई, बस डूबने से एक बंदे की मौत हो गई। अब इसके पीछे कौन, क्या कारण रहा है इसके पीछे? देखिए, दिल्ली को समझना पड़ेगा। दिल्ली में 3 सरकारें चलती हैं। एक केंद्र सरकार, उसके अपने विषय हैं, राज्य सरकार के अपने विषय हैं, एमसीडी का अपना विषय है। अब जनता को ये पता नहीं रहता कि ये हमारा जो नाला बह रहा है वो नाला किस सरकार के अंदर में आता है, किसके अंतर्गत आता है, और यही जनता की सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है। और एमसीडी का बजट 6,000 करोड़, दिल्ली सरकार का बजट 60,000 करोड़, लेकिन ये लोग एक नाला साफ नहीं कर पाते। बताइए, दिल्ली का मिंटो रोड किस तरह से पानी में डूब चुका था एक दिन के बारिश के अंदर, 2 लोगों की मौत हो गई। इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती देश की राजधानी में। नहीं तो उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चालू हो गई थी। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा हुए थे, समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे थे, आरोप लगा हुए थे। दोनों आज सरकार में है, एमसीडी में बीजेपी है जी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है जी, लेकिन फिर भी ये दोनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर नहीं निकले हैं और जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं जनता के मन में अब ये चीज़ है कि जो आदमी मेरे लिए सड़क पे संघर्ष करेगा, जो पार्टी सड़क पे समाधान दिखाएगी, सिर्फ संघर्ष नहीं समाधान लेकर आएगी, जनता उस पर विश्वास करेगी। तो क्या लगता है अभिषेक जी, आपके पास पूरा एक पॉलिसी है जिससे तुम जनता की समस्या को फौरन फटाफट उसको समाधान निकाल सको? जनता की पॉलिसी, जनता की जो समस्या मैंने कहा आपको कि अभी बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी, और जो भी हमारे पास आ रहा है अपने स्तर पे, विधायक के स्तर पे, पार्षद के स्तर पे उसको समाधान करने का पूरा प्रयास है। और अभी हमने मुश्किल से 10-20 झुग्गियों को कवर किया है। जब हम एक बार हम पूरा दिल्ली घूम लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि असली जितने भी समस्याएँ हैं वो हमें पता चल जाएगी। उसके बाद हम पूरा पॉलिसी लेकर जनता के बीच उतरेंगे। चलिए सर, एक सवाल आपसे और करूँगा मैं, सुशांत सिंह की मौत को लेकर, जिसके खिलाफ प्रदर्शन करने भी जा रहे हैं 4 अगस्त को, मुंबई नहीं, बिहार नहीं है, अब उसकी जो उसको इंसाफ दिलाने की बात दिल्ली में भी आ चुकी है। तो किस तरह आप पूरा प्रदर्शन करने जा रहे हो, क्या है पूरे आपके दिमाग में, क्या चल रहा है कि सुशांत की मौत का जो एक खुलासा किस तरीके से बताएंगे आप? 2 महीने होने को हैं जितेश जी सुशांत सिंह के मौत को लेकर जी, और प्राइमा फेसी जो मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये दिखा रही है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं जी बॉलीवुड माफियाओं का तलवे चाट कर जी सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ नहीं कर रही है। एक एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ, 2 महीने होने को हैं, ना तो किसी एक को की गिरफ्तारी हुई है। इतनी पूछताछ हुई इतने लोगों से, आज तक ये पता नहीं चला कि क्या केस कहाँ जा रहा है जी। इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इस केस में लिपापोती का काम कर रही है। और अब जब बिहार पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है जी, तो मुंबई पुलिस किस तरह से उन्हें रोक रही है, किस तरह से बाधा डाल रही है, गुंडागर्दी पे उतर आई है मुंबई पुलिस। तो इसको रोकने के लिए और इसको अपनी बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए अब हम घर में बैठ के कह नहीं सकते, ट्विटर पे बहुत दिनों से ट्रेंड कर रहा है। तो क्या लगता है प्रदर्शन करने से आपकी जो बात है वो मुंबई तक पहुंचेगी? क्या मुंबई पुलिस इस हलचल में आएगी? देखिए, मुंबई पुलिस, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, ये तीनों इस चीज़ को लेके मिलके इनको सीबीआई जांच को इनको सौंपना पड़ेगा। और जब तक दिल्ली की सड़कों पे युवा नहीं उतरेंगे तब तक इनके कानों तक ये बात नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये है इसमें कि जब तक आज तक दिल्ली के सड़कों पे इस मुद्दे को लेकर कोई उतरा ही नहीं है। आप जब तक अपनी बात को सड़क पे नहीं करोगे, देश का एक एक घर का भावना इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो। तो फिर क्या परेशानी है जो महाराष्ट्र सरकार इसको सीबीआई को नहीं? कहाँ देवी इस बात में आ रही है? क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार इस पर कदम उठाती? क्यों नहीं महाराष्ट्र की पुलिस इस पर कदम उठाती है? अगर सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनके सामने दिख रहा है, फिर क्यों वो इसके पीछे हट रही है इसको? तो ये इसका जवाब तो महाराष्ट्र सरकार को देना चाहिए जी, इसका जवाब मुंबई पुलिस को देना चाहिए। और ये तो बहुत ही मतलब हर घर इससे परेशान है, इस बात को लेकर चिंतित है। हर घर की भावना जुड़ी हुई है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर अगर सही है, अगर मुंबई पुलिस अपनी जांच में सही है, अगर हर कोई अपनी जगह सही है, तो फिर सीबीआई को जांच देने में सौंपने में क्या दिक्कत है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है।
नहीं, अगर आप दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो दिल्ली में प्रदर्शन का क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस इस प्रदर्शन को देख के कुछ हलचल में आएगी? यही सवाल है, मतलब दिल्ली में प्रदर्शन करने का क्या वो है? दिल्ली देश की राजधानी है जी, और दिल्ली का प्रदर्शन कहीं ना कहीं पूरे देश में जाता है जी, और जब तक हर पटना में प्रदर्शन हुआ, मुंबई में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, जी, दिल्ली में अभी तक प्रदर्शन नहीं हुआ है। और मेरा ये मानना है अपना कि जब दिल्ली में प्रदर्शन होगा तो हर कोई हरकत में आता है। चलिए अभिषेक जी, प्रदर्शन की बात आपने की है, कोरोना काल चल रहा है, तो क्या क्या सावधानी है आपकी प्रदर्शन में? क्या सामाजिक दूरियों का पालन करेंगे प्रदर्शन वाले आपके? देखिए, प्रदर्शन के लिए हमने SHO साहब से परमिशन मांगी। जी, उन्होंने धारा 144 का हवाला देते हुए प्रदर्शन परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारा प्रदर्शन प्रस्तावित है और हमारा प्रदर्शन होगा। 15 से 20 ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं है, 15 से 20 सदस्य होंगे। सारे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स, जितने कोरोना वायरस के नॉर्म्स हैं, सारे फॉलो किए जाएंगे। इसके बावजूद अगर किसी भी तरह की दिक्कतें अगर दिल्ली पुलिस से हमें आती हैं तो फिर हम उस समय देखेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए, खास तौर पर इनका जो पत्र था वो दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसी को समझते हुए दिल्ली में रोजगार देने की एक जो ऐप है उसको निकाल दी है। और इनका कहना है कि दिल्ली ही नहीं, देश के और भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को इस पर काम करना चाहिए। और साथ साथ सुशांत सिंह जो केस है उस पर भी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को ठोस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिससे सुशांत सिंह के घर वालों को इंसाफ मिल सके। इस विषय में फ़िलहाल इतना ही, आगे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक देखते हुए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।